हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, फिर से आ गए हैं हम आपके सामने बेस्ट 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के लेकर। अभी तो चैप्टर पहले ही चल रहा है हमारा 12th वाला, और नीट वाले बच्चे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जेईई मेंस वाले बच्चे कर सकते हैं, आप सभी को पता है, ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत नहीं। और वो भी बच्चे कर सकते हैं जो 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कम से कम 95 प्लस इन फिजिक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना, बहुत कीमती टाइम है आप लोगों का। चलो 78 क्वेश्चन नंबर ए। ए क्लोज्ड सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक भाई साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर क्लोज सिलेंडर रखा हुआ है। लो जी, ये रखा है क्लोज सिलेंडर इस टाइप का। तो क्लोज सिलेंडर में आपसे बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। देखो, आप इसका आंसर देंगे 0। चलो मैं बताता हूं वजह क्या है। आप इस सिलेंडर की सरफेस में देखो, तो सिलेंडर की सरफेस में इधर से ये दो लाइनें एंटर हुई अंदर, और इधर से ये दो लाइनें निकल गई बाहर। मतलब जितनी लाइनें इसमें अंदर गई उतनी लाइनें बाहर निकल गई। और जो लाइनें होती हैं किसी सरफेस में, जितनी लाइनें जाती हैं वो होता है उसका फ्लक्स। तो इसमें दो लाइनें अंदर गई तो इसका फ्लक्स हो गया, तो वो दो लाइनें हैं, इसके लिए फ्लक्स का काम करेंगे। लेकिन वही दो लाइनें इसी की सरफेस आगे भी है। भाई सिलेंडर तो पूरा इस तरीके से होगा ना, ऐसे 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 सरफेस, तो यहां से एंटर हुई और उधर वाली सरफेस से निकल, पूरी सरफेस तो एक ही मानोगे ना सिलेंडर की। तो सरफेस, अगर सारी सरफेस देखी जाए पूरे सिलेंडर की, तो इधर से एंटर हुई लाइन है और इधर से निकल गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नेट बताओ इसमें कितनी लाइनें अंदर गई, या नेट बताओ इसमें से कितनी लाइनें बाहर निकली, तो आप कहोगे सर दो अंदर गई दो बाहर निकली, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब ये तो एग्जांपल ले रखा है, कोई दो लाइनें तो होंगी नहीं। 1,00,000 लाइनें मान लो इधर से अंदर गई, 1,00,000 लाइनें इधर से निकल गई। इस तरीके से चलता है। लाइनों की संख्या काफी ज्यादा होती है, लाइनों का नंबर काफी बड़ा होता है। तो हम यहां से बोलेंगे कि इसके अंदर लाइनें कुछ गई और कुछ इधर से निकल गई, उतनी ही निकल गई जितनी गई इसके अंदर से। तो नेट फ्लक्स होगा यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि नेट तो एक भी लाइन नहीं गई ना, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो उसके अंदर गई हो, जितनी गई उतनी ही वहां से वापस निकल गई। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि जितना फ्लक्स इसके अंदर गया वही फ्लक्स इसी सरफेस से बाहर निकल। सरफेस पूरी है ये मत समझो कि इधर की अलग इधर के। सिलेंडर की सरफेस पूरी लेनी पड़ेगी। सिलेंडर की सरफेस ये वाली ऐसे गया, तो जितनी लाइनें इधर सरफेस से घुसी उस सरफेस से निकल गई। पूरी सरफेस तो सिलेंडर की है ना। तो जो अंदर जाने वाला फ्लक्स होता है बच्चों, वो होता है पॉजिटिव फ्लक्स, सॉरी नेगेटिव फ्लक्स। और जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स होता है सरफेस से, वो होता है पॉजिटिव फ्लक्स। तो इसमें से जितना फ्लक्स अंदर गया वो है -5, और इधर से जितना निकला वो है आपका +5। अगर टोटल देखोगे आप कि टोटल फ्लक्स कितना है, तो वो हो गया आपका +5 और -5, दोनों को ऐड कर लो, ये कट गया, तो आंसर आ गया 0। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी, ये हमेशा के लिए याद कर लो, ये बात एक नोट करने के लिए आ गई। क्या आ गई? सिलेंडर क्या है? एक क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस है। अगर क्लोज सरफेस को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, तो उसमें से निकलने वाला फ्लक्स 0 होता है। तो इन ए क्लोज्ड सरफेस नेट फ्लक्स या फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस लिख सकते थे आप इसको। नोट है ये, फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस नेट फ्लक्स will be zero when
इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, या ये कह लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस को रख दें तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होता है। ये स्टेटमेंट आप हमेशा याद रख सकते हो। अच्छा, इस चीज को ना आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, वो भी सुनो। मान लो ये सिलेंडर की सरफेस है और ये किसी फील्ड में रखी है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज कितना है? बाहर से फील्ड की लाइनें हैं, हाँ होने दो। अंदर कितना चार्ज है? कितना भी नहीं सर, जीरो है। तो याद करो गॉस थ्योरम को। तो गॉस थ्योरम में क्या था? किसी भी बंद सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स या किसी भी बंद सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, चाहे वो अंदर आ रहा है चाहे बाहर जा रहा है, इससे मतलब नहीं, किसी भी बंद सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स उसके अंदर बंद चार्ज पे डिपेंड करता है। फाई की वैल्यू होती थी क्यू एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज कितना बंद है ही नहीं सर, जीरो है। बाहर से फील्ड लगा है, बाहर होगा चार्ज, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं। बाहर से फील्ड लगा है, एक्सटर्नल फील्ड लगा है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। तो अंदर का चार्ज कितना है? जीरो है, इसलिए फ्लक्स इससे एसोसिएटेड कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा फाई बराबर जीरो। ये है इस सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स, ठीक है ना, इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स। अब ये है कि दोनों तरीके से इसका आंसर दे दिया मैंने। इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिया कि देखो जितनी लाइनें अंदर जा रही हैं उतनी लाइनें बाहर आ रही है, नेट फ्लक्स जीरो। ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर कोई चार्ज बंद नहीं है तो इसलिए इसका नेट फ्लक्स जीरो, इसमें से पास होने वाला नेट फ्लक्स जीरो, ठीक है ना। हमें ये देखना होता है कि कितनी लाइनें अंदर जा रही हैं कितनी लाइनें बाहर जा रही हैं, उन दोनों को टोटल करो, वही है फ्लक्स आपका नेट। तो दोनों हिसाब से आपका आंसर आ गया और हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। और ये सिर्फ सिलेंडर के लिए ही नहीं, मैं बता रहा हूं कोई भी अदर क्लोज सरफेस है अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में रखी हुई है तो उसमें नेट फ्लक्स जीरो होता है बच्चों। उसमें जितनी लाइनें अंदर जाती है, एक तरफ से जाती हैं दूसरी तरफ से निकल जाती हैं, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। इसमें बोला बी पार्ट में 5000 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर ए सर्टेन वॉल्यूम of space and 3000 lines emerge from it. What is the total charge with in this volume? आसान सा सवाल है। इन्होंने कहा कि किसी सरफेस में क्लोज सरफेस दे रखी है, देखो नीचे दिखा देता हूं आपको पहले सवाल। $5000 एंटर ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस, मतलब यहां पे कोई वॉल्यूम है, इस तरह का शेप कुछ नहीं दे रखी हमें, मान लिया हमने वी वॉल्यूम है। ये पूरी वॉल्यूम का मतलब पूरी की पूरी बंद बॉडी है एक, ठीक है, एक बंद सरफेस हो गई, बंद सरफेस मान लेता हूं इसको। इसके अंदर कुछ लाइनें अंदर आ रही हैं, कितनी लाइनें अंदर आ रही हैं? 5000 लाइंस अंदर आ रही है, ठीक है। 5000 लाइंस, इसे कह सकता हूं मैं बच्चों 5-1। अंदर आने वाली जो लाइंस होती है, अंदर एंटर करने वाला जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है? माइनस, एंटरिंग फ्लक्स होता है माइनस। तो ये माइनस में 5-1 की वैल्यू जो लेनी पड़ेगी हमको -5000 लेनी होगी। चलो ठीक है, ये 5-1 के। अब कुछ लाइनें इसमें से बाहर निकल गई कुछ लाइनें इसमें से बाहर निकल गई। कितनी लाइनें बाहर निकल गई? 3000। तो जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स होता है उसको लेते हैं प्लस में, प्लस का 3000 लाइंस बाहर निकल गई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फ्लक्स कितना है इसके अंदर, या इसके अंदर से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना है, तो वो हो जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 5-1 प्लस 5-2। 5-1 की वैल्यू है माइनस का 5000 5000 एंड 5-2 इज प्लस 3000। सॉल्व करके आ गया माइनस का 2000 लाइंस। इसका मतलब इसके अंदर से जो नेट फ्लक्स पास होने वाला है वो -2000 लाइंस है बच्चों।
चलो ठीक है। अब यहां से कहानी बनती है कि इसके अंदर फिर बताओ कितना चार्ज बंद है। मान लिया हमने क्यू चार्ज बंद है, तो हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। किसी भी बंद सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है अंदर बंद चार्ज पे, गॉस थ्योरम। तो किसी भी बंद सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फॉर्मूला, उसके अंदर बंद चार्ज क्यू एन क्लोज्ड और बटे में एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, माइनस का 2000 इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड को लिख लिया मैंने क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू की वैल्यू माइनस में 2000 इनटू में एप्सिलॉन नॉट आ गई। यही हमारा बच्चों आंसर है। इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज बंद है वो कितना है, 2000 एप्सिलॉन नॉट है। और नेचर कैसी है उसकी, माइनस का चार्ज बंद है। माइनस का चार्ज बंद होगा तभी तो उसमें लाइनें अंदर ज्यादा आ रही है, बाहर कम निकल रही है, क्योंकि प्लस चार्ज में से लाइनें बाहर निकलती हैं, माइनस चार्ज में अंदर आती है। तो जैसे ये सरफेस है, 5000 लाइनें अंदर आ रही है, 3000 बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब माइनस चार्ज ज्यादा है, ज्यादा लाइनें अंदर आ रही है, और प्लस वाला चार्ज कम है, कम लाइनें बाहर निकल रही है। इसलिए इसके अंदर कैसा चार्ज बंद है बच्चों, माइनस का चार्ज। टोटल चार्ज जो है वो माइनस का बंद है, ठीक, टोटल चार्ज। चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79, और देखते हैं क्या इसमें कहा है। इसमें बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक रीजन के अंदर, लगा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जरा ये देखो, E इक्वल्स टू ई नॉट बटे ए एक्स आई कैप। ओके, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक्स की डायरेक्शन में लगा हुआ है। इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए ये तो हो गया आपका ई नॉट एक्स बाई ए, ठीक है। इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, कैसे बनाऊं, एक्स एक्स की डायरेक्शन में मतलब इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है, ये है ई नॉट बटे में ए, ठीक है। एक्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे एक्स पे आगे की तरफ चलेंगे ये बदलेगा। और आई कैप ये है आपके पास ई नॉट बटे ए एक्स आई कैप। अच्छा, अब ये यहाँ पे ना मैं एक्स वाई और जेड बना लेता हूँ। फील्ड इस तरफ है, बना लिया हमने। आई कैप का मतलब इधर ये है। आई कैप बनाने की भी जरूरत नहीं, जब डायरेक्शन बना दी तो आई कैप चाहे ना भी लिखो। अब इधर ध्यान दो जरा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसने कहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x is equal to 0, x is equal to a, x is equal to y is equal to 0, y is equal to 8, z is equal to 0, z is equal to a। देखो एक बात सुनो, x is equal to 0 यहाँ है, x is equal to a मान लो यहाँ होगा, ठीक है। ये तो हो गया x is equal to a, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की a लेंथ। ऐसे ही यहाँ y is equal to 0 यही है, x is equal to 0 भी यही है, y is equal to 0 भी यही है, और z is equal to 0 भी यही है, तीनों यही है। तो अब इधर y is equal to a पे पहुंच गए, ये वाला पॉइंट, और फिर z is equal to a पर पहुंच गए, ये वाला पॉइंट, z is equal to a। अब यहां से एक काम करो, ये तीनों तरफ ये क्या है, एक क्यूबिकल वॉल्यूम है, क्यूब है, क्यूब की शेप बना दो, x is equal to a y z, इस तरीके से क्यूब की शेप बना दो। ये बन गई, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, और ये बन गया ऐसे, ये बन गया लो क्यूब। अब इस क्यूब से देखो, यही समझने का था बस इसमें आपका,
कि ये क्यूब कैसे कैसे बन रहा है। एक्स इज इक्वल टू 0, फिर एक्स इज इक्वल टू ए, सारे पॉइंट लिख दिए मैंने। वाई इज इक्वल टू 0 यहीं पड़ेगा, वाई इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू 0 यहीं पड़ेगा, जेड इज इक्वल टू ए। इन सारे पॉइंट को मिला के क्यूब बना दो, क्योंकि इन्होंने कहा था क्यूबिकल वॉल्यूम है। ठीक, अब इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ये। लेकिन ये ध्यान दे रहे हो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे लोगे, जब यहां से फ्लक्स एंटर करेगा अंदर, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जब यहां से एंटर करेगा। तो सोचो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है इस वाली फेस के लिए, ये वाली जो फेस है बच्चों, ये वाली देखो, इधर वाली फेस, ये वाली फेस, तो इस फेस के लिए तो एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 रख दो इसमें, यहाँ 0 रख दोगे तो ये ई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। लो ई 0 हो गया। और इधर वाली फेस के लिए जो इसमें से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इस फेस में से निकलेगा, इस फेस में से। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बटे ए, एक्स की जगह ए रख दो ए, और आई कैप तो डायरेक्शन दिखा रहा है वो हमने बनाई दी, ए से ए कट गया, तो ई बराबर आ गया ई नॉट। चेक करो ठीक है करें। अब ऊपर की जो फेस है ये, इससे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, नीचे की फेस जो है उससे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, ये इधर से कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, इधर वाली से कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। क्यों, इनसे क्यों नहीं होगा सर? अरे खुद सोचो ना, क्यूब है आपके सामने, ऐसे ऐसे बना, ऐसे दिखाता हूँ, देखो क्यूब है, ये वाली फेस है, ये वाली फेस है, ये वाली है, और नीचे वाली है, इधर सामने वाली है। ठीक, अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे जाएगा तो इधर वाली फेस से, इधर वाली फेस से ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, इधर वाली फेस से भी ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, ऊपर वाली फेस से भी ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, और नीचे वाली फेस से भी ऐसे पैरेलल निकल जाएगा। इधर सामने वाली फेस से निकलेगा यहाँ से ऐसे होते हुए देखो, और इधर वाली फेस से ऐसे होते हुए निकलेगा ऐसे। तो दो फेस से जा रहा है बस, इससे और इससे, इन चार से नहीं जा रहा है। यही सेम काम यहाँ पे हो रहा है, इन चारों से नहीं जा रहा, सिर्फ एक इससे पास होगा और इससे पास होगा। अब कहानी ये है कि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार चेंज हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 0 था यहाँ पे, तो इस वाली फेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, x 0 है क्योंकि 0 रख दिया हमने, और इस वाली फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड a रखा हमने यहाँ पे, a से कट गया, E नॉट आ गया, E नॉट आ गया। तो इधर से कितना फ्लक्स एंटर हुआ 5-1, और इधर से कितना फ्लक्स बाहर निकला 5-2, बाकी चारों सरफेस से निकला ही नहीं, छोड़ दो। या अगर आप उनको ऐसे भी देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैथमेटिकली भी देखना चाहते हो तो वो भी दिखा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मान लो ऐसे जा रहा है, और सरफेस का एरिया जो है, सरफेस ऐसे है ना, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल है। जब सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के और सरफेस के एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब इससे कुछ भी फ्लक्स नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये फ्लक्स कितना हो गया, इससे इन चारों में यही कैलकुलेशन है, तो चारों से फ्लक्स 0 हो गया। मैंने दो तरीके से बता दिया आपको, पैरेलल जा रहा है ऐसे, या एरिया वेक्टर से करना चाहते हो तो एरिया वेक्टर सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, और फील्ड ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 0 होता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए cos थीटा। अब यहां से कहानी आ गई कि इधर से φ1 है, इधर से φ2 है। पहले φ1 की वैल्यू निकाल लो, φ1 होगा ई ए cos थीटा। अब ई कितना है यहाँ 0, इस वाली सरफेस के लिए, ये वाली जो सरफेस है इसके लिए ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई की वैल्यू होगी 0, तो इसलिए इधर से एंटरिंग फ्लक्स कितना है 0। इधर से निकलने वाला फ्लक्स ई नॉट है यहाँ पे, तो निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा φ2 ई ए cos थीटा। अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इधर ही इसके एरिया की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो ये आ गया ई तो हो गया ई नॉट, एरिया ए। अब इसका एरिया बताओ, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी a, तो a इंटू ए, एरिया हो गया a इंटू ए, साइड का स्क्वायर है, और इंटू में cos थीटा, तो cos 0 डिग्री, इधर ही तो फील्ड है, इधर ही आपका एरिया है, दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1। आंसर आ गया ई नॉट ए स्क्वायर।
ये φ2 की वैल्यू आ गई। अगर हम इस सरफेस से नेट फ्लक्स निकालें कि कितना जा रहा है, नेट फ्लक्स ही पूछा था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूबिकल वॉल्यूम, इस क्यूब से, पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स पूछा था। नेट फ्लक्स कितना आ गया आपका, φ1 प्लस φ2। φ1 की वैल्यू 0 है, पहली सरफेस से 0 हो जा रहा है, बाकी 4 सरफेस से जा ही नहीं रहा, सिर्फ एक सरफेस से जा रहा है, कितना, E0 a स्क्वायर। तो आंसर आ गया, फाई नेट की वैल्यू आ गई बच्चों E0 a स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया कि फ्लक्स हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं जरा हमको क्या दिया है। इसमें बोला ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस ए। एक रिंग है मेरे पास, वो बना लेता हूं पहले। ये बन गई बच्चों रिंग, ठीक है। चलो अब फिर इसने बोला चार्ज Q इस पे फैला हुआ है, फैला दो, चार्ज Q फैला देते हैं इस पे। इस रिंग पे एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज Q। लो जी, चार्ज Q इस पे पूरे पे फैला हुआ है। अब इसने कहा रेडियस इसकी a दे रखी है, ओके, ये रेडियस इसकी a दी हुई है, a। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। पहली लाइन में देखो यही लिखा है, ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस a। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर रेडियस a की, ठीक है। आगे बोला ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस a इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। रिंग के पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है उसकी सरकमफ्रेंस, तो ये सरकमफ्रेंस, ये रिंग की सरकमफ्रेंस है। इस पे एक पॉइंट ले लिया हमने और उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने ए रेडियस का स्फीयर खींच दिया, मतलब इतना ही बड़ा स्फीयर खींच दिया, ए रेडियस का इतना ही बड़ा स्फीयर खींच दिया ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इधर को कर लो, ये सेंटर से जाएगा, थोड़ा रेडियस बड़ा ही हो गई, थोड़ा छोटा कर लो साइड। रेडियस एकदम सेम, ये स्फीयर है, अब इसके सेम रेडियस के हैं दोनों, ये भी ए रेडियस, ये भी ए रेडियस। चलो ठीक है, अब आपको ये बताना है, ये हटा देता हूं, ये तो हमें पता ही है। अब हमें ये बताना है कि ये तो चार्ज रिंग है और ये जो हो गया ये आपका चलो ये तो चार्ज रिंग है ये वाली, और ये हो गया स्फीयर इसी रेडियस का, जो रेडियस है। चलो ठीक है, मतलब यहां से यहां तक कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तो ये स्फीयर जो है इसके सेंटर से जाएगा, देखो जा भी रहा है इसके सेंटर से। ये स्फीयर का सेंटर हो गया जो इसकी पेरीफेरी पर पड़ रहा है, पेरीफेरी मतलब इसकी सरकमफ्रेंस पर। ये वाली डिस्टेंस तो ए हो गई ना, हाँ ये ए, इसकी भी रेडियस है, ये इसकी भी रेडियस है, बिल्कुल ठीक। अब कहानी ये आती है कि बताना ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की सरफेस से कितना, स्फीयर तो एक बंद सरफेस होती है ना, स्फीयर क्या है, एक बंद सरफेस, तो बंद सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, गॉस थ्योरम याद करो, किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उसके अंदर का बंद चार्ज Q एनक्लोज्ड और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब इसके अंदर चार्ज कितना बंद है भाई साहब, इस स्फीयर के अंदर, तो देखो इतने हिस्से का चार्ज इसमें बंद है, यहां से यहां तक का। देखो मैं अगर इसको दिखाऊं कलर चेंज करके, तो आप अगर देखोगे तो इतने हिस्से का चार्ज बंद है, जहां जहां मैं निशान लगा रहा हूं ना,
रिंग का इतना पोर्शन इस स्फीयर के अंदर आ गया, रिंग का इतना पोर्शन इस स्फीयर के अंदर आ गया, तो इतना चार्ज इसके अंदर बंद है। अब ये जो चार्ज बंद है, फ्लक्स तो इसी की वजह से निकलेगा ना, जो बाहर चार्ज है इससे हमारा कोई मतलब नहीं। किसी बंद सरफेस में चार्ज जितना उसके अंदर बंद है, किसी क्लोज सरफेस में जो जितना चार्ज उसके अंदर बंद है उससे मतलब होता है हमारा, तो उससे ही मतलब है हमारा बस। तो यहां से इतना चार्ज हमें ये लेना है। तो अब ज्योमेट्री से हमें ये देखना है कि ये चार्ज कितना है, क्योंकि पूरी पे चार्ज कितना फैला है, क्यू। पूरी पे अगर चार्ज देखोगे तो क्यू है, लेकिन सिर्फ इतने पोर्शन पे चार्ज कितना फैला है कैसे निकालेंगे, आसान है। एक काम कर लो, पहले तो ये यहाँ पे कट लगा रहा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का सवाल है, ज्योमेट्री का सवाल है, मैं बाकी चीजें हटा रहा हूं इसमें से। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, मैं ये चीजें हटा देता हूं। दोबारा से बना दूंगा, तो ये चार्ज सिर्फ इसके अंदर अंदर वाला बना देता हूँ, जो बाहर वाला है वो मेरे मतलब का है ही नहीं। इतना चार्ज इसके अंदर आ गया, ये अंदर अंदर वाला चार्ज बना दिया मैंने, बस इसका चार्ज इतने। ये सेंटर इसका है, ये सेंटर इसका है, दोनों सेंटर्स के बीच का गैप हो गया ए। चलो ठीक है, ये सही है। अगर मैं एक काम करूं, इसको यहां से यहां मिलाऊं, तो ये भी तो रेडियस है इसकी भाई, इस वाले जो ये रिंग है इसकी रेडियस है ये, और इसको यहां से यहां मिलाऊं तो ये इसकी रेडियस है, रेडियस दोनों के बराबर है, मतलब ये भी ए है और ये भी ए। चलो, अब जब तीनों साइड ए हो गई ट्राइंगल की, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 हुआ, हर एक एंगल 60 हो गया। अब सेम यही काम इधर भी हो रहा होगा, इधर से मिला दो इसको, तो ये वाला एंगल भी 60 हुआ, 60 हुआ। अब सुनना जरा मेरी बात, ये पूरा था रिंग, उसमें से 60 इधर और 60 इधर, इतना पोर्शन ये मेरे काम का है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन अंदर आ रहा है किसके, स्फीयर के, मुझे ये चाहिए। ये पूरी पे चार्ज फैला है, ये पूरा, अगर मैं कहूं इसका यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल कितना होगा, ये अगर सेंटर पे देखोगे, सेंटर अगर घूमेगा यहां से, तो पूरा एंगल कितना होगा एक सर्किल का, तो पूरे एक सर्किल का एंगल होता है 360। तो 360 में कितना चार्ज फैला है, ये पूरी के पूरी पेरीफेरी पे फैला हुआ है ये क्यू चार्ज। तो 1 डिग्री पे कितना होगा, क्यू बटे में 360। तो ये कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री ये वाला, क्योंकि 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो टोटल हो गया 120 डिग्री। 120 में कितना फैला हुआ चार्ज है ये, तो 120 के हिस्से में सिर्फ ये वाला चार्ज निकल के आएगा, जो ये है, बाकी सारा चार्ज छूट जाएगा, क्योंकि हमने 360 में देखा तो पूरा चार्ज है, और 120 में देख रहे हैं तो सिर्फ ये वाला चार्ज है, और यही चाहिए हमें। क्यू एनक्लोज्ड तो हमारे लिए यही है ना, इसके अंदर बंद चार्ज तो यही है। तो यहां से ये कितना हो गया, क्यू बटे 360 इंटू में 120, इससे डिवाइड करो इसको 3, तो ये आ गया क्यू बटे 3। क्यू बटे 3 को उठा के यहाँ रख दो। फाई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, इसके अंदर का बंद चार्ज कितना आया, क्यू एनक्लोज्ड क्यू बाई 3 और बटे में एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया क्यू बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आंसर है। इसका मतलब इस स्फीयर से, बंद सरफेस वाले स्फीयर से कितना फ्लक्स कैलकुलेट हुआ, कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, क्यू बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, सवाल भी अच्छा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया है, क्या कहा है, ए हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r is placed in a uniform electric field E. What is the flux linked with the curved surface if the field is parallel to the base and perpendicular to the base? पहले ये सवाल हम कर चुके हैं, फिगर में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन एक तरीके से मेरे से 2 बार डल गया, ऐसे समझो आप। देखो ये हेमिस्फेरिकल बॉडी है, ये ठीक है। अब इसके कर्व्ड सरफेस, ये है कर्व सरफेस, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट है पैरेलल टू द बेस, अगर
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है, बेस के पैरेलल चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये फील्ड की लाइनें जा रही है ऐसे। कर चुके हो कि नहीं? है बिल्कुल कर चुके हैं। इस तरीके से जा रही है, ये फील्ड की लाइनें जा रही है, ऐसे जा रही है। अरे यार ऐसे, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो जीरो आंसर है। अभी हमने ये भी बताया था आपको कि एक्सटर्नल फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर कोई बंद बॉडी आपने रख दी, अब आपको कि सर ये पता तो है नहीं नीचे से बंद है या नहीं ऊपर से, चलो अगर बंद नहीं मानते आप इसको तो भी जीरो है इसका आंसर, लेकिन अगर बंद बॉडी रख दी तो फिर तो जीरो है ही कंफर्म। लेकिन बंद नहीं माना सर अगर आपने, फिर कैसे जीरो है? फिर भी जीरो है। आप ये समझो मुझे इस सरफेस से निकालना है, ये वाली सरफेस, सिर्फ इस पे ध्यान लगाओ, इस सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना, इस वाली से। तो इस वाली सरफेस में इधर से लाइनें जितनी घुसी उधर से उतनी निकल गई। देखो जैसे यहां से ये लाइन अंदर गई, 1 2 3 4 और 5 लाइनें गई, वही 5 लाइनें इधर से निकल गई, 1 2 3 4 5 लाइनें। तो इस वाली सरफेस के आधे हिस्से से लाइनें एंटर हुई और आधे से बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया? डिस्कस कर चुके हैं हम, जीरो आ गया। भाई इधर से मान लीजिए अंदर जाने वाली लाइनें हमेशा किस में ली जाती है? माइनस में, माइनस का फ्लक्स होता है, तो माइनस का फाई, और इधर से निकलने वाली उतनी लाइनें तो प्लस का फाई, दोनों को ऐड कर लो, माइनस फाई और प्लस फाई, तो आंसर आ गया जीरो। चेक करो, ठीक है। अब इसने दूसरा केस जो दिया है, परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस के परपेंडिकुलर, तो बेस के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, ये हो गया हेमिस्फीयर और ये हो गया इसका बेस के परपेंडिकुलर, ऐसे जा रहा है इसमें से फील्ड, ठीक है। अच्छा बेस ना इसका खुला हुआ है, बंद तो दिया नहीं इसने कि ये बंद है, तो बेस खुला हुआ ही है क्योंकि बंद नहीं दिया इसने। तो मुझे सिर्फ ये वाली सरफेस से निकालनी है ये, तो इसका तरीका हम पहले भी बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई कर्व सरफेस है तो उसे क्या कर दो, ऐसे दबा दो, अगर दबा दोगे तो ये ऐसे पत्ते की तरह नीचे चिपक जाएगा ऐसे, और सिर्फ ये बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा ऐसे जब आप इसको दबा देंगे, और इसमें से फील्ड ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ ई, ठीक। अब ये पत्ते की तरह नीचे बन गया, तो अब ये क्या बन गया? अब ये कर्व नहीं रहा, कर्व था ये, ऊपर से आपने ऐसे इसको चिपका दिया, ऐसे ऐसे इसको दबा के चिपका दिया ऐसे, तो दबा के चिपका दिया तो ये ऐसे बन गया, ये तो एक सर्किल बन गया ना, सर्किल। तो सर्किल से पास होने वाली, अब जो ये लाइनों की संख्या, मतलब ये लाइनों का नंबर या कहो फ्लक्स, तो इसको कैसे निकालोगे आप? तो इसको निकालेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब मान लो ऊपर की तरफ ही एरिया की डायरेक्शन ले ली मैंने, ऊपर की तरफ ए है, तो ई ए ए ए ए क्या है? एरिया। एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस पाई आर दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो ये आ गया पाई ई आर स्क्वायर, दैट इज फाई। इससे पास होने वाला फ्लक्स, ये किससे पास होने वाला फ्लक्स है? ये जो ये वाली सरफेस है, ये कर्व सरफेस। सर इससे भी तो पास होने वाली यही है, हाँ तो यही है ना, जब तो इसको चिपकाया ऐसे, ऐसा बना दिया इसको। आप ध्यान रखो ये कर्व सरफेस है, इससे जितनी लाइनें पास होंगी वो इसमें से ही तो निकल के जा रही है। देखो देखो यहां से लाइन गई, इसमें देखो अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, कितनी लाइनें गई? 5। क्या ये 5 की 5 लाइनें इस कर्व सरफेस से निकलेंगी? इससे निकलेंगी, तो यहां से ये बाहर निकल गई, यहां से ये बाहर निकल गई। तो अगर कर्व सरफेस से पूछा जाए कि कितनी लाइनें पास हो रही हैं, तो 5 कहोगे, और इस वाली सरफेस से पूछा जाए तो इससे भी तो 5 ही कहोगे। तभी तो यार, तभी तो हम इसे चिपकाते हैं ऐसे करके, इसको ऐसे दबा दिया तो यही वाली फेस आ गई, ताकि हमें फील हो जाए पूरा कि जो फ्लक्स इस सरफेस से अंदर घुसा वही तो उससे निकल रहा है।
जो सरफेस इससे यहाँ एंटर हुआ वही तो इस कर्व सरफेस से निकल रहा है। ये जो नीचे वाला बेस है, बेस सरफेस से जितना फ्लक्स अंदर गया वही बाहर निकल रहा है। तो जिससे अंदर जाने वाला फ्लक्स और इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो बस हमने इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स निकाल लिया और इससे बाहर आने वाला फ्लक्स अपने आप आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर लो, चिपका के कर लो कि ऊपर से इसको मार के ऐसे चिपका दिया, ऐसे चिपका दिया, ये बन गया आपका फ्लैट सरफेस, सर्किल, सर्किल बन गया और उससे निकलने वाला फ्लक्स। ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि जितना यहाँ से जितना फ्लक्स निकलेगा वो कहाँ से आ रहा है, इस बेस से जितना पास हो रहा है वही आ रहा है यहाँ पे। ऐसे मर्जी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है इसमें जरा समझते हैं। इसने बोला एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड कितना, इतना, एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर पे कर रहा है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज कैसा होता है, एक लाइन और उस लाइन पे पूरी पे चार्ज, ये बन गया लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे जो फील्ड है बाहर की तरफ निकलेगा, प्लस में से फील्ड बाहर निकलता है, तो वो दिया है कि कितना है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और कितनी दूर यहां से 4 सेंटीमीटर, r की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी बताइए, इस लाइन पर फैला हुआ जो चार्ज है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी है, लैम्डा कूलम पर मीटर मैंने इसको मान लिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको याद होगा, पूरी लाइन पे चार्ज आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की है, तो 1 मीटर में जितना चार्ज है 1 मीटर, तो 1 मीटर में जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम, उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था हमारा E = किसी लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है उसके लिए फॉर्मूला था λ/2πε0 r। E की वैल्यू रख दो 9 × 10⁹, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, 2πε0 r की वैल्यू, तो इसे एक काम करो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ऊपर कर लो, तो नीचे बन जाए, ऊपर तो बन जाएगा 2 लैम्डा और नीचे बन जाएगा 2 × 2 4πε0 r। चलो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ इंटू में 2 लैम्डा और बटे में r। अब 9 से 9 कट गया, 10 की पावर ये 4 दिया हुआ था, ये 9 लिख दिया, ये 4 था, ये आ गया। अब एक काम करो, 10 की पावर 4 है, यहाँ 9 है, इससे काटोगे तो यहाँ 5 बचेगी, तो इधर तो इस r की मल्टीप्लाई कर लो, इस r को इधर ले आओ, यहाँ r यहाँ आ जाएगा ये, तो r = यहाँ बचा 10 की पावर 5, 9 में से 4 पावर कट गई थी, और इनटू में 2 लैम्डा। अगर लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा ये r के बटे में, r के बटे में, ये भी गया बटे में, ये भी गया बटे में, 2b, तो ये आ गया 2 × 10⁵। चलो अब r को लिख दो, r कितना था 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻2 और बटे में 2 × 10⁵, 2 से इसको काट लो 2, तो ये आ गया 2 × 10⁻, ऊपर जाके -7 हो गए, या इसको 0.2 × 10⁻⁻6 भी लिख सकते हो, कूलम पर मीटर। लेकिन अगर 10⁻⁻6 को माइक्रो कूलम में लिखा जाए तो 0.2
माइक्रो कूलाम पर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, बस हमें ये लाइन चार्ज वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए प्लेन शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस हैविंग an electric field of 300 volt per meter acting downward near the surface of sheet। चलिए, एक शीट है हमारे पास, इनफाइनाइट एरिया की बड़ी शीट है ऐसे समझ लो, और ये भी बोला है प्लेन शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस, मतलब अच्छी खासी मोटी है, उसके पास एक थिकनेस है, ऐसी एक थिकनेस है। ठीक है, अब ये थिकनेस है, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 वोल्ट पर मीटर। अब आपको पता होना चाहिए इस पे पूरी पे चार्ज है, इधर भी है, पीछे की साइड भी होगा चार्ज, तो सारे में ही होगा, यहाँ भी होगा, थिकनेस पे भी चार्ज होगा इसकी ऐसे, और पीछे वाली फेस पे भी होगा, सारे में। जैसे एक बुक मान लो, बुक इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज, ऊपर वाली फेस पे भी, इधर भी, इधर, ये जो थिकनेस है इन पे भी चार्ज है, सारे पूरी चार्ज है। चलो, इसके लिए 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। पहला, अगर पतली शीट है तो उसके आसपास कितना फील्ड होता है, पतली शीट है बिल्कुल, जिसकी थिकनेस बिल्कुल 0 मानी जा सके, इतनी पतली शीट है, तो उसके पास जो फील्ड होता है वो होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो थिक शीट होती है, मोटी शीट, जो मोटी शीट है, तो मोटी शीट के आसपास जो फील्ड होता है वो होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। देखो अलग है, दोनों में फर्क है। पतली शीट के लिए ये होता है, हो सकता है क्लास में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी अपनी क्लास में नहीं बताया। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो तो समझ रहे होंगे कि सर ने ही बताया नहीं, लेकिन जो बच्चे मेरे से नहीं भी पढ़ रहे, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने ये शायद फॉर्मूला ना भी पढ़ा हो। लेकिन थिक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इससे डबल होता है, इसका फील्ड जो है ना, थिन शीट के लिए जो फील्ड होता है उससे डबल होता है। तो इस हिसाब से अब हमें तो थिक शीट दी है तो हमें तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे जो फील्ड है इस शीट के आसपास, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू तो इन्होंने देखो दे रखी है 300, तो E की जगह रख दो 300। सिग्मा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वही तो निकालनी थी, कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा बराबर आ गया 300 एप्सिलॉन नॉट। मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, आप रख लेना। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट बन गई कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू बन गई बच्चों। तो इसका मतलब इस शीट के ऊपर जो चार्ज फैला है वो कितना फैला है, तो वो फैला है 300 एप्सिलॉन नॉट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग थिन शीट having radius of 5 centimeter and surface charge density of this। देखो आपके पास ना एक कंडक्टिंग शीट है, शीट क्या, ये कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल लिख सकते हो आप इसको, थिन शीट से बनी हुई स्फेरिकल शेल है। भाई रेडियस जिसके पास होगी वो तो या तो सर्किल होगा या वो स्फीयर होगा। अब थिन शीट है, पतली शीट है, तो वो स्फीयर है इसका मतलब, और पतली शीट से बने हुए स्फीयर को कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल शेल। अब इसके पास रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, r, r की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर जो चार्ज है
अब चार्ज तो सारा का सारा सरफेस पे फैला हुआ हो गई, ये इस तरीके से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये अब बताना है कि अगर इसके अंदर का फील्ड बताना, अंदर का, तो भाई साहब इसके अंदर तो फील्ड है ही नहीं, इसके अंदर तो फील्ड 0 है। वजह, ये तो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टिंग शेल है, शेल का मतलब अंदर से खोखला है, सारा चार्ज इसका बाहर है, ठीक है, बाहर है सारा चार्ज। तो अगर अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो वहां पे एक गॉसियन सरफेस खींच दो इस तरह की, ये रही गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे फील्ड की वैल्यू चेक करो कितनी है, ई है मान लो। अब सरफेस के अंदर जब गॉसियन सरफेस खींची आपने, यहाँ पे ये आर रेडियस की गॉसियन सरफेस खींच दी आपने। वैसे स्फेरिकल सरफेस का रेडियस तो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर रेडियस की गॉसियन सरफेस खींच दी। अब यहाँ पे फील्ड 0 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर का जो चार्ज बंद है वो 0 है, इसमें कोई चार्ज बंद ही नहीं है। अब फाई कितना होता है, वो होता है क्यू एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड इसके अंदर का बंद चार्ज 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 0। इसके अंदर फ्लक्स कितना हुआ, 0। फ्लक्स 0 होने का मतलब एक भी इसके अंदर लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं है तो इसका अंदर का फ्लक्स कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा एक बात और, लेकिन ये सब इस बात के लिए ये शर्त है कि बाहर से कोई फील्ड नहीं होना चाहिए। देखो अगर बाहर से कोई फील्ड लगा होगा तो उसकी लाइनें इसके अंदर से क्या पता पास हो रही है। अब आप कहोगे सर कंडक्टिंग है, वे भी लाइनें नहीं पास हो पाएंगी। हाँ कंडक्टिंग में तो नहीं हो पाएंगी, नॉन कंडक्टिंग में तो पास हो सकती है ना। तो नॉन कंडक्टिंग में हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। कंडक्टिंग में तो ये 0 ही रहने वाला है, कंडक्टिंग में तो एक भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं होने वाली। तो अंदर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि अंदर का नेट चार्ज या एनक्लोज्ड चार्ज बच्चों 0 का है, ठीक। तो इसलिए ये 0 होगा, और बाकी चीजों की हमें इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अंदर का चार्ज ही, हाँ बाहर निकालते इससे तो हमें इन सब की जरूरत पड़ती, फिर हमें जरूरत पड़ती। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। एक स्फीयर है, 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, नहीं पता हमको, ओके। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे 20 सेंटीमीटर दूर जाकर स्फीयर से इतना है, और पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर? बड़ा आसान है, ये हो गया स्फीयर, ठीक है। अब इस पे पूरी पे स्फीयर पे चार्ज है, हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन इसने ये कहा तो मैंने मान लिया क्यू चार्ज है इसके ऊपर, प्लस है कि माइनस है अभी नहीं पता। अब देखो पढ़ो, इस स्फीयर की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया इसका। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कितना है, रेडियली इनवर्ड है, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतना फील्ड इसके अंदर आ रहा है, ओके। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर? इस पे नेट चार्ज, पहले तो ये देखो फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड किसके लिए होती है, माइनस चार्ज के लिए। इसका मतलब इस स्फीयर पे कैसा चार्ज फैला हुआ है, माइनस चार्ज। चलो अब बाहर का फील्ड आपको दिया हुआ है, अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो किसी स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला याद करो कितना होता था। तो के इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू, और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब के क्या है, तो के तो हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू, इस पूरे स्फीयर पे चार्ज वो क्यू है,
बटे में, वो तो पता नहीं हमें, आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, आर कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो 20 को लिख दो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 0.2 का होल स्क्वायर। लो जी ये ई आ गया। अब इस ई की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये 2 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू में क्यू, बटे में इसको लिखेंगे तो 0.04, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा 0.04 इंटू 2 0.08 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू में क्यू, क्यू की वैल्यू बन गई बच्चों 0.08 इंटू 10⁴, बटे में ये चला गया 9 इंटू 10⁹, तो पॉइंट हटाओ, ये 100 से कर दो मल्टीप्लाई। अब ये बच गया यहाँ से q इक्वल्स टू 8/9, और ऊपर पावर कितनी है 10⁴ है ना, और नीचे 9 है। देखो 2 0 से ये 2 पावर कटेंगी, और 2 पावर यहाँ से कटेंगी, ये पूरा कट जाएगा 4, तो बस यहाँ 7 पावर बचेंगी कट के, तो यहाँ बच गया 9 और बटे में 10⁻7, इसे ऊपर ले जाओ तो q इज इक्वल टू 8/9 बच्चों इंटू 10⁻⁻7। इतना चार्ज, वो भी नेगेटिव, कैसा चार्ज है ये नेगेटिव। कैसे पता लगा नेगेटिव है, क्योंकि इसकी फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए नेगेटिव है, पता चल गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी, आई होप सो। साथ साथ की है, नहीं की है पता चल गया मुझे, नहीं करते आप साथ साथ किया करो। आप लोगों के लिए ना ये क्वेश्चंस मतलब वरदान साबित होंगे, आप लोगों को लगेगा कि बस ऐसे ही क्वेश्चन जैसे सर ने कराए थे ऐसे पेपर में रखे हुए मिल गए। हर तरीके का क्वेश्चन मैंने कवर करने की इसमें कोशिश की है, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको रिपीट हुआ मिलेगा नहीं, तो सब नए तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अकेले 100 क्वेश्चन आपके 300 क्वेश्चन के बराबर है। ये 100 क्वेश्चन है, वैसे इसमें पार्ट बहुत सारे हैं, एक तरीके से समझो 100 के बजाय 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये अगर सारे पार्ट को ऐड करोगे तो वो 150 क्वेश्चन कम से कम 300 प्लस क्वेश्चंस के बराबर हैं, क्योंकि सारे नए हैं, रिपीट नहीं है। हर तरीके का एक नए कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। तो बार बार मतलब मैं कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, प्रैक्टिस करते रहो, बार बार नहीं कहना मुझे, आप लोग खुद से सिंसियर हो जाओ और प्रैक्टिस लगातार करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, हटना नहीं है, कुछ भी करो ना करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाकी बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, सभी को बताइए, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा कीजिए, मेरा भी फ़ायदा कीजिए, और अपना सबसे पहले फ़ायदा कीजिए, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाकी कल मिलते हैं।